आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपनी जानकारी को आगे बढ़ाने के क्रम में जानेंगे पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी का उद्भव। अगर पृथ्वी का उद्भव पर अगर हम लोग विचार करते हैं तो पाते हैं कि इसमें दो पक्ष हैं। एक तो धार्मिक मान्यताएं और दूसरी हो जाती हैं वैज्ञानिक मान्यताएं। अब यहाँ ध्यान यही देना है कि धार्मिक पक्ष पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो सबकी आस्था जुड़ी होती है। इसको हम लोग अध्ययन के क्षेत्र में इसको छोड़ दें और हम लोग को ध्यान देना है वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यता अपने पृथ्वी के उद्भव के संदर्भ में क्या क्या रहे। तो पहला जो वैज्ञानिक मान्यता आया, सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन, ये उनका नाम है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। इन्होंने 1749 में पहली बार ऐसा सोचा। वैज्ञानिक तौर पर सोचने को तो आदमी जन्म लेता है तभी से याद करता है कि आखिर हमारी धरती बनी कैसे, लेकिन इनका जो वैज्ञानिक पक्ष वाली बात हम लोग कर रहे हैं उस संदर्भ में सबसे पहला क्वेश्चन भी आ जाता है कि सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक मान्यता दी। तो वैज्ञानिक संकल्पना में आ जाता है फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं कास्ते दी बफन। उन्होंने 1749 में सोचा कि आखिर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे। तो उन्होंने अपनी ओर से कहा पुच्छल तारे से ही सारा निर्माण हुआ है। तो पुच्छल तारे से निर्माण, हम लोग तो पढ़ाई को आगे बढ़ा चुके हैं, इसलिए इस पर हम लोग भी फेथ नहीं कर सकते हैं कि पुच्छल तारे से सारी पृथ्वी का निर्माण हो गया। तो इन्हीं के आधार पर यानी 1749 के बाद जितने भी वैज्ञानिक आए उन्होंने सोचना इस पर प्रारंभ किया, कुछ अपना तर्क देना, यानी कि इस पर जो तर्क रहा वो सार्थक तर्क दिए कि किस तरह से आखिर हमारी पृथ्वी का उद्भव हुआ। तो उसमें वैज्ञानिक पक्ष जो हुआ वो दो तरह का हुआ। एक दो तरह की आई। एक यह हो गया जो कहा अद्वैतवाद, अद्वैतवादी संकल्पना, और दूसरा रहा द्वैतवादी संकल्पना। अब इसमें हम लोग को ध्यान देना है, इसको भी अद्वैतवादी लिख दिया जाए। अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। इसमें अद्वैतवादी संकल्पना जो था वो बोला कि एक तारा, हमारी जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो एक तारे से संभव हो सका है। तो एक तारक संकल्पना भी इसको नाम दिया जाता है। कौन सा? एक तारक। और इसको कहा जाता है द्वितारक। एक तारक को पैरेंटल और इसको कहा जाता है बाई पैरेंटल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि दो तरह की संकल्पनाएं आई। वैज्ञानिक संकल्पनाएं जो रहीं वो दो तरह की रहीं। एक अद्वैतवादी संकल्पना यानी एक तारक, जिसको आगे समझाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, और दूसरा रहा द्वैतवादी संकल्पना यानी द्वितारक, यानी दो तारों का उसमें काम होगा। अब इसको इंग्लिश में पेरेंटल हाइपोथेसिस और उसको कहा जाता है बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस। अद्वैतवादी संकल्पना को लेकर के हम लोग चलते हैं। एक तारक की जहाँ तक बात हो उसको इसमें आ जाते हैं। पहला नाम आता है वो जर्मनी के इमैनुअल कांट जी हैं, जिन्होंने 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना
वायव्य राशि परिकल्पना दी। ये कौन थे? इमैनुअल कांट। इन्होंने जो ये परिकल्पना दी है वो 1755 में दी है। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? वायव्य राशि यानी गैसियस, वायव्य से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, गैसियस राशि परिकल्पना। तो गैसियस राशि परिकल्पना में इन्होंने सोचा, कहा, अपनी परिकल्पना दी कि इस पूरी धरती का निर्माण एक तारे से हुआ है। तो एक तारे से जो हुआ, उस तारे से क्या हुआ? एक तारा मान लिया जाए हमारा सन है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, इसको जान रहे हैं कि सन ही हमारा तारा है। तो सन का निर्माण हुआ और इससे 9 छल्ले बाहर आए। कितने छल्ले? 9 छल्ले बाहर आए और बाहर आकर के इनमें अपकेंद्री बल लगा। और अपकेंद्री बल, अब अपकेंद्री बल किसे कहेंगे? तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दो तरह के बल होते हैं। अभिकेंद्रीय जब लगता है तो वो सेंटर में लगता है, इधर की ओर जब बल लगे तो ये कहा जाता है अभिकेंद्रीय। और यही चीज़ फोर्स जब बाहर की ओर लगता है तो इसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्या हुआ कि इस सन से यानी इस तारे से 9 छल्ले बाहर आए और 9 क्या किए कि ठंडे होने के बाद ये इसी में शीतलन के बाद ग्रह उपग्रह आदि का निर्माण करके और सूर्य का परिक्रमा भी करने लगे। ये किनका कहा हुआ है? इमैनुअल कांट जी का। इसको हम लोग फिगर से भी देख लें कि इनका कहने का अर्थ क्या रहा। यह जो दिखाई दे रहा है ये जनक तारा हुआ, और जनक तारे से क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे हैं तो ये धूल धूसरी टाइप का, तो ये जो स्थिति आ रही है उसमें से छल्ले निकल रहे हैं। छल्ले निकलते निकलते स्पष्ट रूप में जो है वो चौथे क्रम में हम लोग देखेंगे कि स्पष्टतः ये 9 छल्ले सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं और ग्रहों का निर्माण हो जाता है। ये कांट महोदय के द्वारा, कांट महोदय ने यही कहा कि एक तारे से 9 छल्ले बाहर हुए और अपकेंद्रीय बल से यानी बाहरी बल से वो क्या हुए? 9 छल्ले तैयार हुए और 9 उसकी परिक्रमा करने लगे। दूसरी परिकल्पना ये जो दिए हुए हैं ये लाप्लास महोदय दिए हैं। लाप्लास, ये लाप्लास जी फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1796 में कहा, 1796 में एक परिकल्पना दिया जिसको कहा गया निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। अब यह निहारिका परिकल्पना भी वही सेम चीज़ है, जैसे गैसों का बादल को ही तो निहारिका या नेबुला कहते हैं, जिसमें कि गैस हो, कुछ धूलकण हो, तो उससे ये कहते हैं जिस तरह से कांट साहब ने एक तारे से इसका निर्माण माना धरती का, उसी तरह से इन्होंने भी एक तारे से ही निर्माण माना है। लेकिन मात्र यही बदलाव किए उनके इसमें सोच में कि उन्होंने कहा कि 9 छल्ले बाहर आए, इन्होंने कहा कि नहीं, अपकेंद्रीय बल की वजह से मात्र एक छल्ला उस सन से बाहर आया। मान के चला जाए ये हम लोगों का सन है, तो इससे मात्र एक छल्ला आया और इसी से कई टुकड़े वो क्या हुए कि आपस में ऐसे ऐसे भ्रमण करते करते 9 रूपों में आ गए, यानी 9 ग्रह हमारे तैयार हो गए। तो ये दोनों ही जो इमैनुअल कांट जी हैं या लाप्लास जी, दोनों लोग एक तारक संकल्पना को देते हैं। अब इसको भी हम लोग फिगर से देख लें। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह जो स्थिति हमको नज़र आ रही है ये लाप्लास महोदय के द्वारा दी हुई संकल्पना का चित्र है कि वो उन्होंने कहा कि जो गैसियस जो हमारा नेबुला है इससे क्या होता है, नाभिकीय संलयन जो हो रहा है वो तो स्टार बन रहा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द हमें एक छल्ला मिला। अब केंद्रीय बल की वजह से हमें एक छल्ला मिला और वही छल्ला आकर के क्या होता है 9 रूपों में बन जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं एक छल्ला निकल रहा है और निकल करके घूमते घूमते ये 9 छल्लों में बन गया
और 9 छल्लों के रूप में वो सूर्य की परिक्रमा करने लगा। यहाँ पर कांट जी के एक चीज़ को कि उन्होंने कहा कि 9 छल्ले बाहर आए, इन्होंने कहा कि मात्र 1 छल्ला बाहर आया। यही बस इसमें डिफरेंस है। और ये दोनों ही लोग एक तारक संकल्पना को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी यानी द्वितारक भी कहा जा सकता है, द्वितारक, इसको इंग्लिश में बाईपेरेंटल, है ना। तो द्वितारक संकल्पना, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे लोग बताए हैं कि ये जो है द्वितारक संकल्पना ही वास्तविक है। तो ऐसी संकल्पना में नाम आ जाता है एक चेम्बरलिन महोदय हैं वो, और एक है मोल्टन। चेम्बरलिन व मोल्टन महोदय ने जो परिकल्पना दी उसका नाम है ग्रहाणु परिकल्पना। अब यह जो परिकल्पना रही ये 1905 में, कब आया, 1905 में। इन्होंने इसमें तर्क दिया कि हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो ग्रहाणु परिकल्पना के माध्यम से ही हुआ है, और उसमें भी 2 तारों का मेन रोल रहा है। उसमें क्या हुआ कि एक तारा जो अपना सन है वो किसी विशालकाय एरिया से ऐसे गुजरा। तो ये क्या होता है कि विशालकाय तारे के समक्ष से, समीप से गुजरता है, और गुजरने के क्रम में, यहाँ से गुजरता है, गुजरने के क्रम में क्या होता है कि ऐसे जब ये नज़दीक पहुँचता है तो इसमें से, ये चूँकि गैसियस है, बादल है, धूलकण है, इन सब को क्या करता है कि अपनी ओर खींचता है, और अपनी ओर खींचने की वजह से कुछ इधर से भी और कुछ इधर से भी ऐसी स्थिति बनती है जो फिलामेंट की स्थिति कहलाती है। तो फिलामेंट की स्थिति में क्या हुआ कि इसमें परस्पर क्रिया हुई और बहुत सारा धूलकण और गैस ये सब खिंचा करके इस स्थिति में आया, और आने के बाद जब ये सूर्य उस जगह से थोड़ा दूर हुआ तो ये सारे इसमें परिक्रमा करने लगे, और जो एक समान राशि वाले थे, जो एक समान गुण वाले थे, वो एक साथ होने लगे, बटराने लगे, और उसी क्रम में वो चट्टानी जो एरिया है उसका निर्माण हुआ, और जो गैस वाला उसको खुले नहीं, लेकिन जो इस तरह की स्थितियाँ आई, यानी कि 2 तरह की स्थिति आई कि एक में हो गया हमारा चट्टानी भाग और एक में आ गया गैसियस पार्ट। यानी एक गुण वाले जितने भी ग्रहाणु थे, जो छोटे पार्टिकल्स थे, वो आपस में जुड़ने लगे और जुड़ करके ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण किए। तो ये परिकल्पना की किनका दिया हुआ है, चेम्बरलिन और मोल्टन का, ग्रहाणु परिकल्पना। और इस स्थिति में ये जब इधर की ओर सूर्य मूव किया तो ये सारा कुछ इसी का चक्कर लगाने लगे और ये ग्रहों के रूप में आए। तो इसको हम लोग बाई फिगर देख लें। यहाँ रास्ते में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से होते हुए अपना सूर्य आया तो विशालकाय तारा था, उससे कुछ ग्रहाणुओं को क्या किया कि अपने अपकेंद्रीय बल की वजह से इसको गुरुत्वाकर्षण की बल से इसको खींचा, और खींचने की स्थिति में क्या हुआ कि इधर से भी खींचा रहा है, उससे भी तो शक्ति है, और इधर से भी खींचा रहा है, और बीच में ये मोटा पोर्शन हो जाता है। तो ये एक हम लोग देखते हैं कि चित्र जो उभरता है वो फिलामेंट जैसा उभरता है, या सिगार का भी कहा जाता है। और सन जब इससे दूर होता है तो यही सारे वो ग्रहों के रूप में इसका परिक्रमण करने लगता है। इनके बाद की परिकल्पना जो आती है वो है जेम्स जीन। जेम्स जीन व जेफरी की। अब इन्होंने क्या कहा, इनकी जो परिकल्पना रही वो 1929 में आई। 1929 में इन्होंने जो परिकल्पना दिया उसका नाम रहा ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, ये ज्वारीय परिकल्पना। अब यहाँ पर नाम पर ध्यान देंगे हम लोग।
ज्वार और भाटा जो आता है समुद्रों में, वो कैसा आता है, ज्वार ऊंचा होता है और भाटे वाले को नीचे की ओर जो लहर जाती है उसको भाटा कहा जाता है, जो ऊंचा लहर होता है उसको ज्वार कहा जाता है। तो उसी तरह की परिकल्पना को इन्होंने माना कि दो तारे रहे, तो दो तारे में एक हमारा सन और एक कोई विशालकाय तारा, और इसके जब नज़दीक में ये आया तो क्या होता है, इससे कुछ इस तरह की स्थिति खिंचा जाती है। जब इस तरह की स्थिति खिंचाती है तो खिंचाने के बाद उसके नज़दीक अब आ जाता है। नज़दीक आने के बाद वो जब, क्योंकि गमन हो रहा है सारे पिंड में, तो गमन हो रहा है, जब यह स्थिति होती है कि यह दूर निकलता है तो अब ये सारे कुछ इसी के साथ निकल करके और इसी का परिक्रमण करते हुए, यानी सन का ही परिक्रमा करने लगते हैं और ग्रहों के रूप में निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर कई तरह के परिकल्पनाओं से हम लोग अभी जानकारी ले रहे हैं। तो यह है ज्वारीय परिकल्पना, इसको हम लोग बाय फिगर भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ से ये हमारा सूर्य, और ये स्थिति होती है, जो तारा होता है ये क्या करता है, इसी सूर्य और तारे के बीच एक आकर्षण बनता है, और उस गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय सारे बल वर्क कर रहे होते हैं। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि इस सन का कुछ भाग उस विशालकाय तारा के द्वारा वो क्या कर लिया जाता है, आगे की ओर हो जाता है। और यही चीज़ आगे चलने पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, वो बड़ा सा रूप ले लेता है उसी तारा के आकर्षण में, लेकिन वो तारा कहीं दूर निकल जाता है और यह स्थिति जो आती है, अपने सन के चारों ओर यह परिक्रमा करने लगते हैं ग्रह, और उसी में अपनी पृथ्वी का भी निर्माण, जब ग्रहों का निर्माण हो रहा है तो अपनी पृथ्वी भी आती जा रही है। तो पृथ्वी को निर्माण को भी इन्होंने माना है, जेम्स जीन और जेफरी जी ने, कि इसका निर्माण जो हुआ वो ज्वारीय विधि से हुआ है। द्वितारक संकल्पना में एक रशियन वैज्ञानिक हैं ऑटो श्मिड, इन्होंने क्या कहा, ये 1943 में दिए हैं अपनी संकल्पना, और ये हैं रशिया के, याद रखोगे बच्चों, रूस के हैं। इन्होंने कहा अंतरतारक धूल परिकल्पना। अब इनकी जो परिकल्पना रही उसमें भी हम पाते हैं कि अंतरतारक मीन यहाँ भी दो तारों के संदर्भ में ही बातें की गई हैं। तो दो तारों की जो बात रही है, तो इनका कहने का तात्पर्य यह था कि हमारा सूर्य तो हमारा तारा है, ये क्या होता है कि विशालकाय एक किसी तारे से कुछ गैस को और बादल कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित जब ये करता है तो वही आकर्षित होकर के इसके चारों ओर अपना आवरण कर लेते हैं और वो इसकी परिक्रमा करने लगते हैं। इसको माना गया है कि इससे, यानी दूसरे तारे से जो गैस हैं, जो धूल कण हैं, वही गैस के बादल वही आकर्षित हुए और सूर्य की वजह से ही और आकर के इसकी परिक्रमा करने लगे। तो इसीलिए इसको कहा गया है अंतरतारक धूल परिकल्पना। अब यहाँ पर यह जो जितनी भी स्थितियाँ हम लोग जाने, एक तारक परिकल्पना हो या द्वितारक, उसमें अभी तक ये वैज्ञानिक तथ्यों को सारे के सारे कोई भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। एक तारक हो संकल्पना या द्वितारक, सारे को हम लोग जाने, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि लामेंटेयर जी के द्वारा जो दिया गया है बिग बैंग थ्योरी, वही अभी आधुनिक थ्योरी में आती है। वो संकल्पना अब मात्र नहीं रह गई है, क्योंकि करीब करीब उसके अत्यधिक पार्ट्स ऐसे हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों को पूरा करते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि सबसे आधुनिक और सर्वमान्य अगर है तो बिग बैंग थ्योरी ही है, कि कैसे वो 13.7 अरब वर्ष पहले एक पॉइंट से, एक छोटे से बिंदु जैसे चीज़ से, जिसको सिंगुलैरिटी के नाम से हम लोग जाने थे, कि उससे क्या हुआ कि कई क्रियाएं हुई और जाकर के सन का निर्माण हुआ। तो इतना तक हम लोग जान चुके हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे उसी में कि जब सन का निर्माण हुआ उस समय यह स्थिति बनी कि 99 से अधिक पार्ट ये सन के अंदर आ गए,
नाभिकीय संलयन वगैरह करने लगे और अपनी शक्ति जमा लिए और अन्य कुछ पार्टिकल्स यूँ बिखरे रह गए। जो सन के बाहर बिखरे हुए पार्टिकल्स थे वो छोटे छोटे थे, उनको नाम एक मिला ग्रहाणु। ये ग्रहाणु अब क्या किए कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही कहा गया है ग्रहाणु। तो जो ये ग्रहाणु थे जो एक स्वभाव वाले थे, एक स्वभाव वाले जब अपने पास आने लगे तो उनको कहा गया संसंजन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोहिजन। और ये स्थिति हुई जब एक समान, हमेशा ध्यान दोगे, जब एक समान गुण वाले पदार्थ जब आपस में इकट्ठा होने लगे, मिलने लगे, जुड़ने लगे, उस स्थिति को कहा जाता है संसंजन। और दूसरी स्थिति होती है जो विपरीत स्वभाव वाले जब एक साथ होने लगे, उसको कहा जाता है आसंजन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अधिजन। तो यह क्रिया हुई और क्या हुआ, यही ग्रहाणु जाकर के किस में तब्दील होने लगे, ग्रहों में तब्दील होने लगे। अब यहाँ क्रिया क्या हुई, संसंजन हुआ, आसंजन हुआ, गुरुत्वाकर्षण आया और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण हुआ, संघटन हुआ। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये होती रहीं और होने के क्रम में हमारे को क्या मिला कि ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रह हुए, उपग्रह हुए, क्षुद्र ग्रह हुए, इन सब का निर्माण इस क्रिया से होता है। जब इन सब का निर्माण हो रहा है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, जितनी भी स्थिति, जितने भी पिंड हैं वो सारे बन रहे हैं इन ग्रहाणुओं के आपस के संसंजन और आसंजन से। संसंजन हम लोग क्लियर हो लिए कि एक स्वभाव वाले, एक गुण वाले जब पदार्थ आपस में मिलने लगे तो उसको कहा गया संसंजन। और जब दो विपरीत स्वभाव वाले एक साथ हुए तो उनको कहा गया आसंजन। यह स्थिति हुई और काफ़ी टकराव हुआ। टकराव होने के बाद क्या होता है कि काफ़ी ऊष्मा और तपन, ऐसा नहीं है कि यूं ही सारा निर्माण हो गया है, बहुत सारी एनर्जी आई है, तपन हुआ है, ताप हुआ है और तब जाकर के ये स्थितियाँ आई हैं कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि बने हैं। जब हम जान रहे हैं कि ऊष्मा है, ताप है, ग्रहों का निर्माण हुआ, मान लीजिए हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया, तो पृथ्वी का निर्माण जब हुआ तो हमारी पृथ्वी काफ़ी तप्त थी, बहुत तप्त, यानी आग का गोला इसे कहा जाता है। इतनी तप्त थी कि एकदम आग के गोले की तरह, तो आग के गोले की तरह थी। उस समय इसको एक पतला आवरण था वायुमंडल का, वो जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन और हीलियम का। किसका? हाइड्रोजन और हीलियम, इन गैसों का एक पतला आवरण था। ये पतला आवरण ये काफ़ी तप्त है, पृथ्वी आग के गोले जैसी है, उस स्थिति की बात मैं कर रही हूँ, जिसको सौर पवन क्या करते हैं, सौर से यानी सूर्य से आई हुई पवन उसको भी विनष्ट कर देती है। आगे जो होता है यह कि हमारी जो पृथ्वी है इतनी गर्म है, इतनी तप्त है कि गर्मी की वजह से ये क्या हो जाती है, पिघलने अवस्था में हो जाती है, एकदम मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। और पिघलती जब है तो पिघलने के बाद इसमें क्या होता है, यानी पिघलने लगती है, मेल्ट हो जाती है। तो वैसी स्थिति में हम देखते हैं कि इसमें जो भारी पदार्थ हैं वो नीचे की ओर और जो हल्के पदार्थ हैं वो ऊपर की ओर आने लगते हैं। यानी भारी पदार्थ नीचे जाएंगे और हल्के पदार्थ ऊपर जाएंगे। जैसा कि हम लोग इसमें भी ध्यान देते हैं, अगर एक गिलास पानी में कुछ कण मिला दें, धूल कण मिला दें, कुछ उसमें मिट्टी डाल दें, कुछ खरपतवार डाल दें और उसको खूब हिला दें। हिलाने के बाद जब स्थिर होगा तो उसको देखेंगे कि भारी जो भी होगा उसमें मटेरियल वो अंदर आ जाएगा, बीच में उससे जो कम भारी होगा वो, और बिल्कुल हल्का ऊपर। वही स्थिति हमारे ये तप्त धरती को मिली कि एकदम भारी मटेरियल जो था वो अंदर जाने लगा, भीतर की ओर होने लगा, और जितने भी हल्के पदार्थ थे वो ऊपर की ओर होने लगे। इस स्थिति को फर्स्ट विभेदन कहा जाता है, प्रथम विभेदन।
यानी ये जो धरती है वो तप्त होकर के क्या हो रही है, बिल्कुल वो अप डाउन करके और अपना जो हल्का पदार्थ है उसको ऊपर कर ली। ये प्रथम विभेदन हुआ, यानी पृथ्वी का बनना अब शुरू हो चुका है, वो पहला उसमें डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसके बाद की जो स्थिति आती है वो अब क्या होता है कि हमारी पृथ्वी अब ये कुछ ठंडी होने लगती है। पृथ्वी क्या होती है, कुछ ठंडी होने लगती है। अब ये ठंडी होने के बाद, जैसे अभी ठंडी होने के प्रक्रम में है, तब तक क्या होता है कि कोई पिंड आकर के इससे बहुत ही ज़ोरदार टक्कर करता है। ज़ोरदार टक्कर को कहा गया है कि बिग स्प्लैट नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है, बिग स्प्लैट होता है, यानी बहुत बड़ा इसमें टक्कर होता है। और टक्कर की वजह से क्या होता है कि हमारी पृथ्वी फिर एक बार तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है, और एक टुकड़ा भी इसका वहाँ से जहाँ वो टक्कर होता है वहाँ से वह टुकड़ा बिखर करके और इसी पृथ्वी के चारों ओर फैल जाता है। जब फैल जाता है तो इसी पृथ्वी का वो सारे जितने भी अणु होते हैं, ग्रहाणु होते हैं, वो इकट्ठा होकर के चंद्रमा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, चंद्रमा का। और ये चंद्रमा 4.44 अरब वर्ष पहले यह स्थिति हुई। और अपनी पृथ्वी को एक उपग्रह हो गया चंद्रमा। इस घर्षण के उपरांत, घर्षण जो होता है वो ऑर्डिनरी थोड़े होता है, वो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो वैसे महाविस्फोट के बाद यह बिग स्प्लैट जब हुआ तो उसके बाद फिर से धरती क्या हो गई कि ये गर्म हो गई, बहुत ज़्यादा गर्म हुई, तप्त हो गई। और तप्त होने के बाद क्या होता है कि पुनः यह पिघलने लगी, पुनः पिघलने लगी। और पिघलने वाली अवस्था में अब स्थिति क्या होती है कि फिर से एक बार ये स्थिति होती है कि पिघलने के बाद फिर वही प्रक्रम कि जितना भी भारी पदार्थ है वो नीचे जाने लगता है और हल्का पदार्थ ऊपर आने लगता है। इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर भारी पदार्थ अब क्या होगा, नीचे आएगा, और जितने भी हल्के पदार्थ हैं वो ऊपर की ओर आने लगे। इस प्लेट के कारण धरती हमारी गर्म होती है, काफ़ी तप्त हो जाती है। और तप्त होने के बाद क्या होता है कि वो पिघल जाती है। और पिघलने के क्रम में क्या होता है कि फिर वही प्रक्रिया होती है कि जितना भी हल्का सामान है वो ऊपर और जितने भी भारी सामग्री हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं। वैसी स्थिति को द्वितीय विभेदन कहा गया है। जैसे हम लोग यहाँ प्रथम विभेदन देखे थे, उसी तरह से ये सेकंड है, द्वितीय विभेदन। यह जो द्वितीय विभेदन है, यहाँ तक हम लोग स्थिति को समझ लिए कि हम लोग किस तरह से इस द्वितीय विभेदन तक पहुँचे। अब द्वितीय विभेदन के बाद हम लोग स्थिति को और स्पष्ट कर लेंगे। इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। द्वितीय विभेदन के बाद हम लोग पाते हैं कि हमारी जो धरती है वो और तप्त है, इतनी तप्त है कि इस धरती से बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से क्या हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट वो हर जगह से यूँ ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट होते जा रहा है। यह जो स्थिति आई है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अग्नि एकदम निकल रहा है अपनी पृथ्वी से। ये ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। ज्वालामुखी विस्फोट जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, अंदर में जितना भी ताप भरा हुआ है, गर्मी भरा हुआ है, ऊष्मा भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए, निकालने के लिए इसमें विस्फोट होता है। वैसी स्थिति में क्या हो रहा है कि ढेर सारे गैस भी अब उत्सर्जित हो रहे हैं। उत्सर्जित में गैस उत्सर्जित हो रहे हैं। इन गैसों में पहला है नाइट्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन। ये सभी गैस निकल रहे हैं। इसके साथ साथ जल वाष्प भी निकल रहा है। जल वाष्प यहाँ पर बच्चों ध्यान देने योग्य है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ये सारे गैस जो निकले वो जीवन के लायक नहीं है।
लेकिन इन्हीं का मुख्य रोल रहा है। वो कैसे? तो ये जो जल वाष्प निकला है इसके चलते ये यहाँ पर संघनन होने लगा। इस जल वाष्प से अब बादल बनते हैं और ये बादल क्या करते हैं कि बारिश करना, ये संघनित हो गए और संघनित होकर के बारिश करने लगते हैं। बारिश जब करते हैं तो इसी ज्वालामुखी से निकला जो लावा है, मैग्मा है, वो ट्रैप हुए है पूरे में एरिया में फैले हुए हैं और बिल्कुल जान ही रहे हैं कि कितना गर्म है कि सारा कुछ पिघले अवस्था में है। वैसी स्थिति में जल वाष्प का निकलना, बादल का बनना और उससे बारिश का होना, इस पूरी धरती को वहीं से जीवन मिलने लगा और इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि ये सारे जितने भी ये गड्ढे बने हुए थे इन सब में जल भरने लगा। अब इन सब में जल हो गया और ये जितने भी उठे हुए पार्ट्स हैं वो सभी महाद्वीप के रूप में आ गए और ज़मीन भाग हो गए और जितने भी गड्ढे हुए थे वो सभी क्या हो गए? महासागरों के रूप में, सागरों के रूप में आए। उस स्थिति के वजह से ये सारी पृथ्वी हमारी ठंडी होने लगी। ठंडी जब हुई तो इसमें 3 परतें हुई। तो 3 परतों के बारे में अन्य किसी इसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान लें कि इस स्थिति के बाद अन्य क्या हुआ। तो वो 3 जो परतें आई उसमें पहला रहा क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, और दूसरा रहा मेंटल यानी वो हो जाता है प्रावार, और तीसरा होता है कोर। कोर मीन क्रोड। तो ये तीनों ही स्थितियां इस पृथ्वी में आती हैं। और यह जो बादल से पानी आया, पानी से पूरे सागर, वो कहा गया है कि सागरों का निर्माण करीब 4 अरब वर्ष पहले हुआ है। 4 अरब वर्ष पहले। धरती का निर्माण कब बताई थी मैं? 4.5 अरब वर्ष पहले। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और सारी प्रक्रिया के बाद यानी इतने वर्षों तक यह धरती जो है वो खौलती रही, गर्म होती रही, पिघलती रही, टूटती रही, बिखरती रही, जुटती रही। तो वैसी स्थिति में ये क्या होता है कि 4 अरब वर्ष पूर्व ये सागरों का निर्माण होता है। वही जल भर करके पूरे में महासागरों का निर्माण होता है। और यहाँ हम लोग ध्यान देंगे बच्चों कि क्या हो रहा है, हमारी धरती का निर्माण करीब करीब बनने पर अब शुरू है। पानी भी आ गया, समुद्रों में जल हो गया, लेकिन फिर भी अभी जो पूरा वातावरण है वो हमारे जीने योग्य नहीं है, यानी किसी जीवन के लायक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सारे गैस जो हैं वो जीवन के लिए हानिकारक गैस हैं, वो जीवन लायक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उसी समुद्र में एक जीव आता है, सबसे पहला जीव वो रहता है साइनो। ये प्रोटोप्लैंक्टन टाइप का एक जीव आता है, जो कि क्या होता है कि इस जीव में एक क्षमता होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को लेकर के अपना भोजन तैयार करता है। यानी कि जिस तरह से आज पेड़ पौधों को हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा ही वो भोजन करते हैं, उसी तरह की प्रक्रिया इस बैक्टीरिया में भी पाई गई। और ये चूँकि बहुत ही छोटा बैक्टीरिया है तो वो अपने अनुसार छोटा छोटा बुलबुला ऑक्सीजन का देने लगा। और यही जीव किसको निर्मित किया? हमारे ऑक्सीजन को। और इस तरह से इन जीवों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी होते होते और यह जो पूरा ये जीव आया, ये आया है 380 करोड़ वर्ष पहले। ये कभी कभार पूछ देता है कि पहला जीव कब आया, तो 380 करोड़ वर्ष पहले। इसी जीव की वजह से क्या होता है कि अब वायुमंडल को ऑक्सीजन की मात्रा भी प्राप्त होने लगती है। इस पूरे प्रक्रम के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि अब हमारी धरती ठंडी हो गई है, इसमें 3 परतें भी आ गई हैं, जिसको अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन अब जो हमको सम्मुख में स्थिति दिखाई दे रही है वो हो रहा है क्या कि एक जो महाद्वीपीय जो आकृति आई वो हो गया स्थल मंडल। स्थल मीन जमीनी भाग, तो स्थल मंडल ये क्या होता है कि इंग्लिश में इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। स्थल मंडल। उसके बाद मिला हमको जल मंडल।
जलमंडल। जलमंडल जो रहा इसको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। स्थलमंडल, जलमंडल, उसके बाद मिलता है हमको वायुमंडल। वायुमंडल और वायुमंडल मीन हमारा हो जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। और इन तीनों के बाद जीव जब आया और आने के बाद एक कोशिकीय जीव, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव और उसके बाद बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे, ऐसा करके जो स्थिति आई कि हम जीवों तक, आज जितने भी जीव हम दिखाई दे रहे हैं वो पहले इस धरती में नहीं थे। तो पहला जीव जब से आया और उसके बाद आज तक की क्रिया को सारी को कहा जाता है जीव मंडल। तो जीव मंडल जो है वो है बायोस्फीयर। तो इन चारों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे और वो आंतरिक संरचना को भी जानेंगे, तभी हमारा जो यह पूरा है वो क्लियर हो पाएगा। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इतना बताने के बाद हम लोग अच्छे से भली भांति यह समझ पाए कि पृथ्वी की संरचना में अब क्या हुआ कि परतदार चट्टानों का निर्माण हो गया, जिसको कि क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको भी अगले वीडियो में देख लेंगे। और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये पूरे का एक रूपरेखा हमारे सामने आ गया और इसका भी क्रम से धीरे धीरे हम लोग सारे की जानकारी लेते जाएंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि पृथ्वी के उद्भव से संबंधित जितनी भी बातें हुई उसको आप लोगों ने सुरुचिपूर्ण ढंग से जाना, समझा। अगर कहीं भी लगे कि यहाँ पर समस्या हमें फील हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करोगे और आपके समस्याओं का समाधान निश्चित मिलेगा। अगले वीडियो में मैं पुनः मिलूँगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अध्ययनरत रहें। जय हिंद।